हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि इस समय भारत और नेपाल के बीच में रोड को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी के मध्य में नेपाल और चाइना के मध्य भी कल से ही एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद का कारण बताया गया है माउंट एवरेस्ट को लेकर कि जो चाइना देश है वहाँ की एक संस्था, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसने कहा कि माउंट एवरेस्ट हमारा है, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल का भी है, उसमें तिब्बत का हिस्सा, लेकिन तिब्बत जो है इस समय चीन के कब्जे में है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि उसमें हिस्सा नेपाल का भी और चीन का भी है। और ये कोई छोटी मोटी विवाद नहीं है, नेपाल देश के गौरव व मान सम्मान की बात है। विवाद का कारण जो बताया गया है, चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, इसे चीन देश का बताया गया है। चैनल ने कहा कि माउंट क्वालोलैंगमा पर शुक्रवार के सूर्य की जो रोशनी है वह उसका जो नज़ारा है वह असाधारण है। दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है और उसमें से आधा हिस्सा नेपाल का है और आधा हिस्सा तिब्बत का है। इसके बाद से नेपाल देश में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जबकि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और 18 मई तक नेपाल में लॉकडाउन जारी है। लेकिन फिर भी सभी लोग कह सकते हैं कि लगभग 10 से 20 हज़ार लोग रोड पर आ गए और सरकार को चेतावनी दी, नेपाल सरकार को, और अपना विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि सरकार चीन देश को सबक सिखाए। चीन और नेपाल के मध्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 1960 में एक समझौता किया गया था। इस समझौते के मुताबिक माउंट एवरेस्ट के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसका दक्षिण हिस्सा नेपाल के पास रहेगा, जबकि उत्तरी भाग तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ेगा और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, तो इसलिए उसे चीन के कब्जे में माना जाएगा। जब मामला सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ तो नेपालियों ने माउंट एवरेस्ट को अपना गौरव मान सम्मान बताया। प्रतिक्रिया इस प्रकार आई है, जैसे एक यूजर ने लिखा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, चाइना में नहीं, अफवाह ना फैलाया जाए। दूसरे यूजर ने लिखा कि चीन की इस हरकत को सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और इस पर चीन सरकार से सफाई मांगी जानी चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा, उसका मकसद क्या है कि पूरा लेने का, या जो नियम 1960 में जो समझौता किया गया था बॉर्डर को लेकर कि ऐसा ही किया जाएगा। इसके पहले चीन द्वारा 5G नेटवर्क लगाने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। चाइना मोबाइल और हुआवे कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के तिब्बत की ओर से 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट बेस स्टेशन निर्माण किया। विशेषज्ञ माउंट एवरेस्ट पर चीन द्वारा 5G नेटवर्क लगाने से चिंतित हैं, क्योंकि इस कदम से पूरा हिमालय उसके अधिकार में आ जाएगा। 5G नेटवर्क का व्यापारिक व घटनाओं के घटित होने वाले मामलों की जानकारी प्राप्त करना तो मकसद है ही। सभी देश चाहते हैं कि जो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट के जो पीक पॉइंट है, वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं, मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में तो सभी को जानकारी मिले। लेकिन इसे समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे चीन अपनी गतिविधियां तेज करेगा और इसके साथ ही भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान व नेपाल पर कड़ी नज़र रखेगा, जो एक बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। जो विशेषज्ञ, चाहे वो नेपाल के हो, भारत के हो, दुनिया के कोई भी विशेषज्ञ हो, इसीलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा अगर करता है चाइना तो आप लोग विरोध करें। लेकिन फिर भी चाइना ने तिब्बत वाले क्षेत्र पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर इस स्टेशन को 5G जो बेस स्टेशन है उसको स्थापित किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लिया जाए माउंट एवरेस्ट के बारे में। इसका नामकरण इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट को कई नामों से जानते हैं, जैसे अलग अलग देशों में, नेपाल में सागरमाथा, भारत में माउंट एवरेस्ट, तिब्बत में चोमोलंगमा। इसका अर्थ कुल मिलाकर सभी का अर्थ एक ही होता है, पर्वतों की रानी। और इसके अलावा एक और नाम है जिसे हम XV के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ती है और जो पीक पॉइंट होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है, इतने निगेटिव है। हवा की जो चाल बताई गई है वो करीब 321 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रोचक बात यह भी है कि आपको ये समझना होगा कि इस पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है, लेकिन जब वापस लोग उतरते हैं तो मात्र 3 दिन में ही माउंट एवरेस्ट के जो जहाँ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं वहाँ से मात्र 3 दिन में ही वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही चीन व नेपाल के सीमा का निर्धारक इसे माना जाता है। उच्च चोटी पर पहुंचने के लिए यहाँ पे 18 रास्ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेपाल व चाइना के मध्य कुछ मुख्य विवाद जो समय समय पर होते रहते हैं और उसको लेकर दोनों देशों के बीच में या कह सकते हैं कि सबसे अधिक तो विरोध प्रदर्शन नेपाल में ही होता है, क्योंकि नेपाल के जमीन पर ही ऐसी काम करते हैं चीन देश। तो ऐसे में हम बात करेंगे 6 पॉइंट को लेकर समझेंगे। जैसे पहला है कि 19 फरवरी को, आपको याद होगा 19 फरवरी को नेपाल देश अपना लोकतंत्र दिवस मनाया था। इसी वर्ष की बात है।
18 फरवरी को नेपाली मीडिया ने एक लेख छापा था जिसको लेकर भारी विवाद हुआ था। लेख के साथ एक कार्टून भी छपा था जिसमें 100 युआन के एक बैंक नोट पर चीनी नेता माओ तंगसे तुंग को मास्क पहने हुए दिखाया गया था। चीनी दूतावास ने द काठमांडू पोस्ट के निवर्तमान जो संपादक हैं अनुल कफले के ऊपर निजी हमले किए और कड़े शब्दों में नेपाल को चेतावनी दी। इस धमकी के बाद नेपाल के 17 संपादकों के समूह ने इसकी कड़ी निंदा की और नेपाल सरकार से तुरंत चीनी दूतावास से, जिनका इस तरह से नेपाल में बहुत ही मान सम्मान है, उनको कई भाषा का जानकारी है, इस तरह से उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा। तो यहाँ पे ये इमेज लगाया गया है जिसको लेकर विवाद हुआ था नेपाल और चाइना में। यहाँ पे देख सकते हैं तो यही है जो माओ तुंग्स, उनके ऊपर मास्क लगाया गया और ये 100 युआन जो इस तरह से चाइना में चलता है, तो इस तरह से उसको लेकर भारी विरोध यहाँ पे हुआ था। आप सभी को याद भी होना चाहिए कि जब यही लेख दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में पहली बार छापा गया था तो चीनी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया था। तो फिर नेपाल में जब इसे छापा गया, द काठमांडू पोस्ट ने जब छापा, न्यूज़पेपर ने इस तरह से जब दिखाया, तो फिर क्यों इसको लेकर विवाद हो गया? ऐसा प्रश्न तो उठता ही उठता है। दूसरे केस के बारे में बात किया जाए तो ये आपका BRI प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी समय समय पर विवाद हुआ है। BRI प्रोजेक्ट क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे 21वीं सदी का सिल्क रोड भी कहा जाता है। चीन BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में किया था, लेकिन जो नेपाल देश है वह इसमें 2017 में जाकर शामिल हुआ था। BRI प्रोजेक्ट की कुल लागत $1 ट्रिलियन है। सभी परियोजनाओं को पूरा होने में करीब 10 वर्ष का समय लगेगा। नेपाल को सबसे अधिक फायदा जो हाईवे हैं वह एयरपोर्ट हैं, उसको निर्माण में सबसे अधिक फायदा मिलेगा। वहीं ये भी कह सकते हैं कि जो रेलवे की बात की गई है कि नेपाल में चीन के माध्यम से लाया जाएगा, वह इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल अमेरिका के मध्य MCC एग्रीमेंट अमेरिका और नेपाल के मध्य होने वाला था, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाया है। MCC क्या है? मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। इसके माध्यम से अमेरिका सरकार नेपाल को $500 मिलियन की आर्थिक मदद देगी, जिसके माध्यम से रोड हैं, जहां पर जो भी खर्च करना है कह सकते हैं कि वो नेपाल सरकार खर्च करेगी। तो वही बताया गया कि क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, नेपाल को आगे बढ़ाना, लेकिन फिर क्यों एक पर सहयोग मिल रहा? जैसे चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उस पर नेपाल के लोग या नेपाल सरकार इस तरह से समर्थन करती है, लेकिन MCC की जब बात आती है तो नेपाल की सरकार तो सपोर्ट करती है, लेकिन नेपाल की जनता उसका विरोध करती है। तो इस पर भी समय समय पर विरोध आता है, जबकि दोनों का मकसद एक ही है, नेपाल देश को विकसित बनाना। तीसरे केस के बारे में बात किया जाए तो नेपाल में जो साइबर क्राइम होता है उसके बारे में बात किया गया है। नेपाल देश की पुलिस ने चीन की पुलिस के माध्यम से 122 चाइनीज लोगों को पकड़ा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। इनके पास से 500 लैपटॉप, 500 से अधिक लैपटॉप, वहीं 150 से अधिक मोबाइल फोन और 67 पासपोर्ट मिले थे, जब्त किया गया था। चीनी दूतावास के अनुसार ये सभी युवक फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया व श्रीलंका के रास्ते नेपाल में आए थे, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही ATM से पैसा धोखाधड़ी करके निकाला जा रहा था। इसके कुछ महीने पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था नेपाल में। ये लोग नेपाल व भारत के ATM से पैसा चुराते थे। एक आंकड़े के अनुसार ये भी बताया गया था कि इन लोगों ने 36 करोड़ रुपए की चोरी कर चुके थे। कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन वापस इन्हें चीन में भेज दिया गया। तो इस पर भी लेकर विवाद हुआ कि आखिर में जब ये दोषी हैं, इनके खिलाफ ऐसे 500 लैपटॉप, 150 से अधिक मोबाइल फ़ोन, 67 ही पासपोर्ट हैं और जबकि आए हैं इतने लोग, तो फिर क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया? तो ऐसा भी विवाद होता रहा है। चौथे नंबर का जो केस है, नेपाल के जमीन पर चीन का कब्जा। चीन एक विस्तारवादी देश है। नेपाल देश की ओर से किए गए एक सर्वे विभाग, नेपाल के सर्वे विभाग ने ये रिपोर्ट जारी किया था। सर्वे विभाग के अनुसार चीन तिब्बत में चल रही सड़क निर्माण परियोजना के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा। इस निर्माण में नेपाल के कई हेक्टेयर जमीन कब्जा कर लिया गया है। अभी नेपाल के 4 जिलों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर इतना हेक्टेयर ज़मीन चीन ने इस तरह से छेका लिया है। जैसे बताया गया कि कुछ जिलों के अनुसार बताऊंगा मैं। जैसे पहला जिला है सनखुआ साभा से 9 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पे इस तरह से कब्जा किया गया है। सिंधुपल चौक जो जिला है वहाँ से 10 हेक्टेयर लगभग में है। वहीं आपका हुमला जिला 6 हेक्टेयर, रसुआ जिला से 11 हेक्टेयर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 4 जिलों में है, कुल मिलाकर लगभग 36 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो इस पर भी समय समय पर लेकर विरोध होता रहता है। इसके बाद पांचवा जो केस है, पांचवा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अधिकतर बॉर्डर वाले एरिया में, बॉर्डर वाले जिलों में क्यों स्थापित किए जाते हैं?
18 नवंबर 2019 को नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने चीनी कंपनी कचोपा ग्रुप लिमिटेड पनबिजली परियोजना की शुरुआत की थी। इसकी क्षमता 60 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है। इसका नाम त्रिशूल पनबिजली परियोजना रखा गया है। पर सवाल ये उठता है कि चीन से सटे नेपाली जिला रसुआ में यह प्रोजेक्ट है जो तिब्बत क्षेत्र से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चीन के माध्यम से शुरू किए गए हैं, तो वो बॉर्डर वाले जिलों में ही खोले गए हैं। उसके आगे इधर नहीं बढ़ पाते कि जिससे नेपाल के और जिलों को फायदा हो और राज्यों को फायदा हो। इसके बाद जो हमारा छठा नंबर का जो क्वेश्चन है या इशूज जो है वह है सड़क को लेकर विवाद, क्योंकि सड़क को लेकर विवाद शुरू हुआ है और सड़क को लेकर विवाद हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पर हम 3 ऐसे सड़क के बारे में बात करेंगे कि ऐसी सड़क है जो चीन को भी संपर्क करती है, भारत को भी संपर्क करती है और नेपाल को। एक ही सड़क जैसे है वह तीनों से आप तीनों देशों में जा सकते हैं। नेपाल से गुजरने वाली वो सड़कें जो चीन और भारत को जोड़ती हैं, तो इसकी संख्या 3 बताई गई है। जैसे पहला आपका कोसी कॉरिडोर, इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। यह मोरांग में जोगबनी से नेपाल भारत की सीमा तक धमन, धनकुटा, तेहरथुम से चीन की सीमा के किमथनका से जोड़ती है। और दूसरा जो रोड है उसके बारे में बात किया जाएगा तो दूसरा है काली गंडकी कॉरिडोर। इसकी लंबाई 435 किलोमीटर है। यह भारतीय सीमा को नेपाल के नवलपरासी के साथ साथ चीन के उत्तरी इलाके कोरला से जोड़ती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, इन तीनों अगर तीनों में बात किया जाए कि सबसे लंबा कॉरिडोर, सबसे बड़ा लंबा रोड कौन सा है, तो वह आपका कर्नाली कॉरिडोर है। यह ऊपर के दोनों से लंबाई में बहुत ही ज़्यादा है। इसकी कुल लंबाई 682 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर नेपाल के माध्यम से भारत और चीन को जोड़ेगा। सड़क के निर्माण में समय समय पर विवाद होता रहता है, लेकिन फिर भी चीन ने बहुत अधिक मदद किया है नेपाल देश का। लेकिन इसके बाद भी हमें सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है नेपाल के 3 करोड़ की जनसंख्या पर। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि नेपाल और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा था उस पर हमने लगभग 6 से 7 पॉइंट पे बात किया। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है आपके लिए कि शाम को एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें भारत और नेपाल के सभी जमीनी विवाद, जो लगभग बताया जाता है कि 70 से 72 जमीनी विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, तो उस पर विचार किया जाएगा विस्तार से। तो आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।